नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। कर्ज, खनन और शराब माफिया के मुद्दे को लेकर विपक्ष के लगाए आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कसा तंज। कहा, झूठा प्रचार करना कांग्रेस की बनी आदत, विपक्ष से समर्थन की नहीं की जा सकती उम्मीद। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ बोलने के लगाए आरोप, नारेबाजी कर सदन से किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, लोगों को गुमराह कर रही है भाजपा। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों को लेकर बोले सीएम, अब तक यूक्रेन से प्रदेश के कुल 108 छात्र लाए गए वापस, बाकी फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास जारी। कीव में अब हिमाचल का कोई भी छात्र नहीं। और स्मार्ट सिटी पर विक्रमादित्य और सुक्खू ने घेरी सरकार। कहा, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के लगाए जा रहे डंगे, पूछा सरकार ने आखिर किया ही क्या है। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन मुख्यमंत्री द्वारा पेश कर्ज के आंकड़ों पर हिमाचल विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2012 और 13 से 2017 और 18 तक प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 28,700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इस दौरान लोन लेने का ग्रोथ रेट 67% रहा। कांग्रेस सरकार ने जब सत्ता छोड़ी उस समय प्रदेश पर 48,000 करोड़ का कर्ज था। हमारी सरकार में कर्ज 63,200 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस दौरान ग्रोथ रेट 32% रहा। ऐसे में उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठा प्रचार करना कांग्रेस की आदत बन गई है, विपक्ष से समर्थन की उम्मीद नहीं की जा सकती। और फैक्ट के साथ उनको साबित करें अगर गलत का। एक एक चीज़ हमने फैक्ट पर बोली और इनकी आदत बन गई है। पिछले 4 वर्षों से हमने देखा कि सत्य पर कभी नहीं बोलना, झूठ बोलना, झूठ ही बोलना और झूठा प्रचार करना। और मेरा मीडिया से भी इस बात के लिए कि फैक्ट जो है वो फैक्ट तो फैक्ट है, जो हमने बात कही है वो हकीकत है। हम सदन के अंदर कोई भी गलत बात कहते नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी बहुत सारे सवाल जो है आज विपक्ष में उनका कहने का स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने विरोध करना है, उनसे हम समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो शालीन और सभ्य भाषा में अगर करें तो वो ज़्यादा उचित रहता है। और दूसरी बात, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण इस सदन में जब भी होता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं लेकिन हमने बहुत सम्मान के साथ सुना है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो है वो अपना दायित्व का निर्वहन करने आते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने व्यवहार किया है पिछले सत्र में भी और वर्तमान में भी, हालांकि वर्तमान में सिर्फ वॉकआउट किया, पिछले सत्र में तो जो किया वो आपको मालूम है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के जवाब पर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक राज्यपाल के भाषण पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए जा रहे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से निकल गए। सदन से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए सभी आंकड़े गलत हैं। प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और सदन में आंकड़ों का मायाजाल दिखाया जा रहा है। विपक्ष ने भाजपा सरकार को झूठ का पुलिंदा बताया। ये सरकार झूठ ही फैलाती जा रही है। इस सरकार में झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और आज भी जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, 41 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और जो मुद्दे उठाए गए उनको मुख्यमंत्री नजरअंदाज करके झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है और कर्ज को लेके भी मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने अपने पहली स्पीच में ये कहा था कि यहाँ पे जो है 18,787 करोड़ का पिछली दफा कर्जा लिया गया। आज ये कह रहे हैं 28,000 करोड़ का कर्जा लिया। तो ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जबकि जयराम जिस दिन ये शासन छोड़ेंगे, ये प्रदेश छोड़ेंगे, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश पे होगा। 90,000 का 45,000 करोड़ पे ये कहते आए थे। सब सरकारों का 45,000 करोड़ था, 45,000 अकेले जयराम का। और लगातार कर्जों से जो है मौज और मस्ती चल रही है। सरकार ने 4-4.5 साल मजे लिए हैं, मस्ती की है, हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं और झूठी घोषणाएं, ऐलान, बयान, बस अब तो इनके पास क्या है, स्वाय झूठी घोषणाओं के इनके पास कुछ है नहीं। और आज भी जो है माफिया जो है पूरे प्रदेश में दंदनारा है। खनन माफिया ने जो है हर तरफ जो है
हाहाकार मचा रखा है और उनकी संपत्तियां कुर्क करने, उनको जब्त करने के कोई प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं। और यहाँ पे कोरे भाषण दिए जा रहे हैं कि 5 लाख रुपया जो है जुर्माना होगा। ये सब बातें डीजीपी पुलिस जो है खुद कह चुके हैं कि हम खनन माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। ऐसे में प्रदेश मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को एक राहत भरी खबर सुनाई है। मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि कीव में अब प्रदेश का कोई भी छात्र फंसा हुआ नहीं है। अभी तक यूक्रेन से 108 छात्र हिमाचल के वापस लौटे हैं। बावजूद इसके खारकीव में अभी भी कई बच्चे फंसे हुए हैं, जो चिंता का विषय है। हालांकि वहां हालात खराब हैं। सरकार बच्चों को लाने का पूरा प्रयास कर रही है। जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है। अभी तक उनको लाने में सफल हुए हैं, वो अपने घर में चले गए हैं। परसों मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बच्चे वहाँ यूक्रेन में हैं, काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे। जो नेटवर्क में थे वो उनसे इंटरेक्शन करने का मौका भी मिला, बात करने का। पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं उनसे भी बात करने का अवसर मिला है उसमें। और हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। 108 बच्चे अभी तक हिमाचल प्रदेश में बाकी आ चुके हैं। भारत सरकार बहुत जोरदार प्रयत्न कर रही है कि हर बच्चा वहाँ सुरक्षित रहे और वहाँ से जब आए तो वो सुरक्षित होकर के हिमाचल पहुँचे, इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे सुरक्षित होकर के बहुत जल्दी वापस पहुँचेंगे। हालात वहाँ के चिंताजनक हैं, निश्चित रूप से इसमें बुराई नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हमको इसमें जो मिली जानकारी के, जो कैपिटल है कीव जो है वहाँ पर हिमाचल का कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं। दूसरी जगह जो बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको कम्युनिकेट करके हम जानकारी दे रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से किस प्रकार से वहाँ से निकलना है। और हमारी केंद्र सरकार ने जो 4 मंत्री विशेष तौर से लगाए इस कोऑर्डिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ में कोऑर्डिनेशन करके तो बेहतर परिणाम मुझे लगता है कि आएंगे। थैंक यू। प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी के चलते पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कर्मचारियों के साथ मिलकर डीसी ऑफिस के बाहर सांकेतिक धरना दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह 3 मार्च को कर्मचारियों के साथ विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्रीय दल भी शामिल होंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाएगी। बहुत पुरानी मांग है ओपीएस लागू करने के लिए। 2003 में एक काला कानून भारत सरकार में लागू किया गया था और हिमाचल प्रदेश में 2006 में लागू किया, लेकिन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 15 मई 2003 से। आज प्रदेश के लगभग 1.5 लाख कर्मचारी जो एनपीएस में आए हैं, उनकी स्थिति बड़ी भयावह है। रिटायरमेंट होने के बाद जहां उनको लास्ट सैलरी का 50% मिलना चाहिए था ओल्ड पेंशन स्कीम में, उनको 4 या 5% दिया जा रहा है, जिससे उनका गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं। लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आज लगभग 1.5 लाख कर्मचारी एनपीएस के जो सेवारत हैं और इसके साथ साथ जो आने वाले समय में एनपीएस कैटेगरी में आ रहे हैं, लगभग 50,000 आउटसोर्स के हैं, लगभग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट के हैं, करणामूलक हैं 5,000 के करीब, 38,000 आंगनवाड़ी हैं, 10-12 हजार आशा वर्कर हैं, एसपीओज हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, सिलाई अध्यापक हैं। और इस तरह कुल मिला के आप देखेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में लगभग 7,000 के करीब कारपोरेशंस और बोर्ड्स के कर्मचारी हैं। प्रदेश में अब डिपो होल्डर भी 10 मार्च तक हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में जिला कुल्लू के डिपो होल्डर भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब ना तो डिपो होल्डर सरकारी गोदामों से राशन उठाएंगे और ना ही उपभोक्ताओं को राशन वितरित करेंगे। गौरतलब है कि डिपो होल्डरों ने 25 फरवरी को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि प्रदेश सरकार या तो डिपो होल्डर की बातचीत के लिए बुलाए या फिर डिपो होल्डर राशन के थोक बिक्री केंद्रों के बाहर धरने पर बैठ जाए, ताकि 4 सालों से जो डिपो होल्डर की समस्या है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए। 25 तारीख को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह माहौल में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला के समस्त ब्लॉकों से हमारे जो अध्यक्ष थे या उनकी कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो उस दिन हमारा ये निर्णय लिया गया था कि सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए और हमारी मांगों की ओर
विशेष ध्यान दे, ताकि हम लोग पिछले 4 वर्षों से जो मांगे कर रहे हैं सरकार से वो मानी जा सके या उसका समाधान निकाल सकें। लेकिन सरकार ने ना तो हमें 25 तारीख के बाद आज तक वार्ता के लिए बुलाया और ना ही हमारे किसी संगठन के पदाधिकारी से कोई बातचीत की। तो हमने उस दिन CBI को भी दिया था और पुलिस के जो अन्य विभाग हैं उन्हें भी बताया गया था कि हम लोग 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक थोक बिक्री केंद्रों से राशन नहीं उठाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी जो है सरकार की होगी, क्योंकि सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुला रही है और ना ही हमारी जो मांगे हैं उन पर कोई गौर फरमा रही है। तो हमारा अंत में यही निर्णय है कि हम लोग 10 तारीख तक राशन नहीं उठाएंगे। और अगर सरकार हमें वार्ता के लिए कल भी बुलाती है और हमारी मांगों का जो हमने मांग पत्र दिया है उनका पालन करती है या उनमें से कुछ सुधार करती है या उनको मानती है, तो हम कल भी राशन उठाने के लिए तैयार हैं। शिमला नगर निगम चुनावों की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी के चलते आज कांग्रेस कार्यालय राजभवन में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुलदीप राठौर ने कमेटी के सदस्यों को हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार करने के निर्देश दिए। यही नहीं, शहर के बुद्धिजीवी वर्ग से भी मैनिफेस्टो के लिए राय लेने के लिए कहा गया। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे नगर निगम के चुनाव है वो दस्तक दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी समय से जो है तैयारियां शुरू की हैं और आज हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी बैठक हुई। इस बैठक में हमारी पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं मैनिफेस्टो कमेटी के वो सम्मिलित हुए और विचार विमर्श किया गया कि हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, हमारा घोषणा पत्र होगा, किन बिंदुओं को लेकर होगा और कौन कौन सी बातें हमें जो है इसमें जो है शामिल करनी है। तो सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी और सभी को कहा गया कि वो समाज के हर वर्ग से बात करें, चाहे हमारे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, छोटे दुकानदार हों या समाज का जो भी वर्ग, जो भी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हैं, उनकी राय लें और उसके बाद ही जो है हम मैनिफेस्टो में उन पॉइंट्स को लेकर उन बिंदुओं को हम जो है सम्मिलित करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है सर किस? देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का रहता है, क्योंकि विकास होना चाहिए। इस बार भी हमारा जो मुद्दा है वो विकास को लेकर होगा कि जो नगर निगम का क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है विकास हो। और सदन में एक बार फिर स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा, जिसपे कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। विपक्ष ने नियम 130 में यह प्रस्ताव पेश कर इसकी चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी हिमाचल की राजधानी है। शिमला की आबादी 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है और पर्यटक भी काफ़ी तादाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग तक नहीं बना पाए हैं। नगर निगम अपना ही दफ्तर नहीं बना पाया है। शिमला के रिज मैदान को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ नादौन के कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में इस प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी रिटेनिंग वॉल लगी उसमें 1000 गुना पैसा लगा है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। शिमला तो पहले से ही स्मार्ट था। जो है वो चर्चा विधानसभा में चली थी, में लगी है। 130 नियम के अंतर्गत जो शिमला जो हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसमें जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आज से करीबन 4-5 साल पहले 2015 में सैंक्शन हुआ था, जिसमें करीबन 2905 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रदेश के अंदर बनने थे। आज 2022 हो गई है और इस पे हमने इस महत्वपूर्ण चर्चा को इसलिए लेकर आए विधानसभा में क्योंकि हम शिमला शहर के निवासी भी हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से शिमला शहर में रहता हूं और जो बड़ी बड़ी बातें इस प्रोजेक्ट में के माध्यम से होनी थी, आज एक भी बड़ा प्रोजेक्ट हमको जो है वो देखने को मिल नहीं रहा है। और इसमें एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फंडिंग की है, क्योंकि पहले जो JNRUM के माध्यम से जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के माध्यम से जो फंडिंग पैटर्न था वो 90:10 का हुआ करता था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जो है 90% फंडिंग और बाकी प्रदेश और लोकल कॉरपोरेशन द्वारा करवाई जाती थी। मगर अब जो है इसको चेंज करके 50-50 जो है पैटर्न पे कर दिया गया है
और प्रदेश सरकार का हम वैसे भी जानते हैं कि क्या हाल आज क्या दिवालियापन पर है। करीबन 65,000 करोड़ के ऋण पे सरकार चल रही है, ऊपर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है। और जिस तरीके से जो बात की गई, चाहे वो आपके अलग अलग इलाके में फुट ओवर ब्रिज बनने थे, डक्शन होनी थी माल रोड के ऊपर, और सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं कि रिज के ऊपर जो आपका एक बहुत गेटी थिएटर के सामने वाला हिस्सा है स्केटिंग रिंग के साथ वाला, वो धसरा है और उसमें इसको जो है करीबन इसको 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको ठीक करने के लिए प्रपोजल भी किया गया था, मगर बाद में जब इसकी रिवीजन किया गया, कॉस्ट रिवीजन किया गया, वो 27 करोड़ के लगभग पहुंच गया। और इसमें एक IIT की टीम भी लाई गई जो है रुड़की से, उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने भी इसका जो है वो मुआयना किया, मगर उस पर भी कुछ देखने को हमको मिला नहीं है। जब अंग्रेज राज किया करते थे तो उन्होंने शिमला तो पहले ही स्मार्ट था, तब उसको उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लेकिन पिछले 4 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट ने धर्मशाला को और शिमला को स्मार्ट सिटी घोषित करवाया। 3 साल तो मेरे ख्याल जो मंत्री पहले वाले थे उनको पता नहीं लगा। अब सुरेश भारद्वाज जी यहाँ के लोकल विधायक है, उन्होंने प्रयास किया है, सर्कुलर रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, अच्छी बात है। और स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हर चीज का डिजिटाइजेशन किया जाए, हर चीज में किसी भी जो स्मार्ट सिटी की जनता है उसको सब प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं दी जाए। लेकिन अब इस दिशा में देखिए सरकार क्या करती है। लेकिन जो रिटेनिंग वॉल लग रही है, जो वेस्ट वॉल लग रही है, जो कुछ लग रही है, उनके रेट कुछ जगह तो जेन्युइन हो सकते हैं कि रात को काम करना पड़ सकता है, कुछ जगह तो वो 10 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। तो इसकी और भी ध्यान देना चाहिए कि स्मार्ट सिटी में इस प्रकार के रेट क्यों दिए जा रहे हैं। इस बात को मैंने यहाँ के जो विधायक है, जो मंत्री अभी बने हैं, जिन्होंने कुछ कार्य किया है, सुरेश भारद्वाज जी, उनके ध्यान में मैंने ये बातें लाई हैं। प्रदेश में अब चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नेता रणवीर सिंह निक्का ने भाजपा के बड़े नेता के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है। धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि उनकी प्राथमिक सदस्यता किस कारण से रद्द की गई है, जिसकी जानकारी उन्हें पार्टी हाईकमान ने भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना यदि गलत है तो वे हमेशा ही जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज नूरपुर के एक नेता जनता की सेवा करने के बजाय किस तरीके से आपको अपनी तरक्की करवा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं तब करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं जिला की मीटिंग में नहीं जाता, जब मंडल की मीटिंग में नहीं जाता। मेरी जगह नया महामंत्री बनाना मेरा कोई उसमें संकोच नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बनाए, उसके ऊपर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि पार्टी को काम की ज़रूरत है, लोग काम करने वाले चाहिए, तो बनाए, उसका स्वागत है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पर प्राथमिक सदस्यता रद्द करने के लिए मुझे थोड़ा सा मन में बवाल था, उसकी बात करने के बीच में मैं पहुँच गया हूँ। अनेकों कार्यकर्ता पार्टी को जताते हैं, मंडलों में काम करते हैं, अनेकों के पास प्राथमिक सदस्यता होती है, रणवीर सिंह निक्का की ही क्यों? अनेकों लोग नाराज हैं। अगर सभी की रद्द करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से चुनाव जीतेगी अगला? तो मैं वो बात रखने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि मुझे ना तो कोई पत्र मिला, ना कोई मुझे किसी पार्टी की तरफ से कॉल आई कि आपको पार्टी से निकाल दिया है, जहाँ आपकी सदस्यता रद्द कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से मैंने देखा, तो आज आपके बीच में मैं बात रख रहा हूँ। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।